मेन रोड पकड़ लो या वो कर लो। ठीक है, बट यहाँ क्यों से रीज़न क्या है? बंद कीजिए। ये बंद आप मैं रीज़न पूछूं सर? आपने कहा स्टॉप कर दीजिए, हमने कर दीजिए, लेकिन रीज़न क्या है? जी बताइए। लेडीज बुला लो। लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आखिरकार वक्फ बिल पेश हो चुका है। सरकार कई तरीके की दलीलें दे रही है कि ये फायदा होगा। आए दिन हमारे लोगों को जो है दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, तो जब उनकी हमदर्दी कहाँ चली जाती है। आप बाइट कर लीजिए, मैं मिनट कर। तो फिर आपने रोका क्यों? जो दे उसकी तो करोगे। तो मतलब आप बाइट नहीं देने देंगे लोगों को? देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो हमने अपने देश का प्राइम मिनिस्टर चुना है वो कहीं ऐसा चुन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। सरकारें हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। सरकार ये तर्क दे रही है कि वक्फ में बदलाव से थोड़ा सा डर आ जाएगी, कि बदलाव से पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय हो पाएगी, भ्रष्टाचार के मामले कम हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ पहले भारत के अंदर से कितने भ्रष्टाचार आप लोगों ने कम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। देश के सियासी गलियारों से लेकर हर तरफ वक्फ बिल की चर्चाएं तेज है। आज संसद के अंदर केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बिल को लेकर पेश कर दिया गया पूरा बिल। तरीके का बताया गया है कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों को इस बिल से फायदा होगा। तो वहीं विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक बता रहा है, यानी कि केवल और केवल मुसलमानों की जमीन पर निगाहें हैं केंद्र सरकार की, उसको हड़पना चाहती है। लेकिन मैं आम जनता के बीच हूँ, आम जनता से समझती है कि उनकी इस पूरी वक्फ को लेकर, संशोधन को लेकर क्या राय है, और अगर बदलाव है तो क्या मुसलमानों की राय भी उसमें ली गई है, या केवल और केवल वाकई केंद्र सरकार अपना फैसला मुसलमान समुदाय पर थोपना चाहती है। मेरे साथ जनता जुट चुकी है, उनसे शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या ये बिल मुसलमानों के हित में। शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आखिरकार वक्फ बिल पेश हो चुका है। सरकार कई तरीके की दलीलें दे रही है कि ये फायदा होगा, इससे बेहतरी होगी, लेकिन आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी हमदर्दी की बात कर रहे हैं, आए दिन हमारे लोगों को जो है दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, तो जब उनकी हमदर्दी कहाँ चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, अगर आप इतने बड़े हमारे हमदर्द हैं तो कितनी यूनिवर्सिटी आपने मुस्लिमों के लिए बनाई है देश के अंदर, कितने, अगर आप हमारे हमदर्द हैं तो कोरोना में जो हमारे लोग, इस भारत के लोग मारे गए हैं, उनके लिए कितने हॉस्पिटल आपने देश के अंदर बनाए हैं। तो मानसिकता आप देख सकते हैं कि जो विकास नहीं करना चाहते वो लोगों को इन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आए दिन हर समाज के लोगों पर, आए दिन चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो जो है सिख समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, काले कानून बनाकर उन पर थोपे जा रहे हैं। आप किसानों का मामला देख लो, उनके ऊपर काला कानून बनाया गया और उन्होंने उसका विरोध किया। आप किसान आंदोलन आपने दिल्ली के अंदर देखा था, उनके ऊपर काला कानून बनाया गया और उन्होंने विरोध करने का काम किया। ऐसे ही हम लोगों पर, जो हम इस देश के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं, आज उनके ऊपर ये वक्फ बोर्ड द्वारा, जो हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें वक्फ की है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसको छीनने के लिए। क्योंकि उसमें आप क्या समझते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, और ज़मीन कैसी ज़मीन है। उन ज़मीनों के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, उन ज़मीनों के अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं। आज भाजपा सरकार कहती है कि हम वक्फ बोर्ड, अगर जो है हम वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव करेंगे तो हम भारत के अंदर 12,000 करोड़ रुपए सालाना मुसलमानों को मदद करने का काम करेंगे और मुसलमानों का विकास करने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या इस 12,000 करोड़ को कमाने के लिए जब वक्फ बोर्ड के संशोधन होगा तो क्या मस्जिद में इमाम साहब इसका जो है टैक्स लगाएंगे कि फजर की नमाज के जो है 100 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे मस्जिद में आने के बाद, यहाँ से पैसा वसूलने का काम करेंगे? या फिर मैं पूछना चाहता हूँ ईशा की नमाज में या मगरिब की नमाज में या जो है ईशा की नमाज में जो है वो कहने का काम करेंगे कि भाई जो है मेन रोड पकड़ लो या वो कर लो। ठीक है, बट यहाँ क्यों से रीज़न क्या है? बंद कीजिए। ये बंद मैं रीज़न पूछूं सर? आपने कहा स्टॉप कर दीजिए, हमने कर दीजिए, लेकिन रीज़न क्या है? जी बताइए। लेडीज बुला लो, अपने लेडीज बुला लो। कोई यहाँ किसी तरीके का कुछ रूल लगा हुआ है क्या? कुछ नहीं है, आप कर लीजिए, आप जिससे कर सकते कर लीजिए। मैंने पूछा है नॉर्मली सर, आप कर लीजिएगा। मैंने तो ये पूछा है कोई अगर कोई रूल है, अगर कुछ मनाही है तो आप हमें बता दीजिए, हम बंद कर देंगे। आप बाइट कर लीजिए, मैं मिनट कर।
तो फिर आपने रोका क्यों? जो दे उसकी तो करोगे। हाँ, तो मतलब आप वाइट नहीं देने देंगे इन लोगों को? इशू नहीं बना कोई। नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कोई रूल में नोटिस में तो आना चाहिए ना। माहौल खराब हो जाता है, माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप उस ड्यूटी पर हैं, जाहिर बात है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं कहाँ सर को कुछ कह रहे हो, सर हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। कहाँ किया जाए सर, बताइए फिर। मामला यहाँ का आपको मालूम सेंसिटिव रहता है। आप कर लो, मार्केट ही बंद करा दो। तो नहीं है, दिक्कत होगी, भीड़ हो जाती है। तो ये सर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, इसीलिए क्या कंट्रोल किया जा रहा है, सिचुएशन कंट्रोल है इसीलिए? कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा इलाका है, शाहीनबाग का? कौन सी जगह है? 40 फुटा। वक्फ संशोधन को लेकर जहां एक तरफ संसद के अंदर हंगामा है, जोरदार बहस चल रही है, तो वहीं सड़कों पर हम देख रहे हैं कि पुलिस बल तैनात है। किसी भी इलाके में चले जाइए, जनता से बात कर रहे हैं, उनकी राय समझ रहे हैं, तो पुलिस वाले आपको चर्चा करने नहीं देंगे, आपका माइक कैमरा बंद करवा देंगे। आपने पहले देखा शुरुआत में वीडियो में कि जैसे ही मैंने लोगों से जुड़ने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने बिना कोई तर्क दिए, बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया, ये कहकर कि हंगामा हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे। आपको इस पूरी तस्वीर को देखकर ज़रूर याद आ रहा होगा कि जैसे 370 कश्मीर से हटाई गई और वहाँ पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया, वैसा ही कुछ मुझे हालात इस वक्त दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक लोन में आ चुकी हूँ, क्योंकि सड़कों पर बात करने नहीं दी जा रही, गलियों में बात करने नहीं दी जा रही, तो मैं किसी के घर की गैलरी में हूँ और वहाँ समझते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और क्या अब पुलिस वाले भी उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। सर, आप ही मेरे साथ जुड़े हुए थे जब पुलिस वालों ने रोका, क्या समझा जाए इसे? वक्फ पर चर्चा चल रही है, मुसलमानों की राय जान रहे हैं, तो फिर प्रशासन शासन इतना अलर्ट क्यों है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो हमने अपने देश का प्राइम मिनिस्टर चुना है, वो कहीं ऐसा चुन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किंग जॉन और हमारे देश के प्रधानमंत्री में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से वो तानाशाही करने का काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी जो भारतीय संविधान से चलता है, जिस देश में सबको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, जिस देश के अंदर सबको सब धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और सबको धार्मिक आज़ादी है, लेकिन फिर भी देश के अंदर, जिस देश के अंदर सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी देश के अंदर तानाशाही रवैयों को देखते हुए हमारे लोगों पर और हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। हमसे हमारी धार्मिक आज़ादी छीनने का काम किया जा रहा है। हमसे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमें भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को छीनने का काम हमारे साथ में किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो प्रशासन है, वो तानाशाही जो सरकारें हैं उनके अंडर आता है, और अगर पुलिस भी अपना काम करती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो है सरकार का पूरा अहम रोल होता है, क्योंकि उनको आदेश दिया जाता है। तो ये देखने का विषय है कि जिस देश के अंदर हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, वहाँ तानाशाही की जा रही है। और देखने का विषय यह है कि आज देखिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जिनको जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऊपर के दबाव में आकर के अपने काम को गलत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें अधिकार है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं सरकार से, हम पूछ सकते हैं सरकार से अगर सरकार गलत करती है। भारतीय संविधान हमें पूरी आज़ादी दे सकता है। मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, मैं जहाँ मेरा दिल करेगा इस देश के अंदर मैं वहाँ बात रख सकता हूँ, लेकिन सरकारें हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। सरकारें मुस्लिम समाज को यहाँ दबाना चाहती हैं। सरकारें चाहती हैं कि हमसे हमारे अधिकार छीन लिए जाएं। सरकारें वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहती हैं। सरकारें हमसे हमारी कब्रें छीनना चाहती हैं। सरकारें वक्फ बोर्ड के माध्यम से
जो काला कानून बनाकर हम पे थोपना चाहती हैं, उस काले कानून के माध्यम से हम सरकारें हमसे हमारे धार्मिक अधिकार छीनना चाहती हैं। लेकिन सर देखिए, मैं वक्फ पर आऊँ उससे पहले प्रशासन पर आते हैं। क्या प्रशासन ये व्यवस्था कायम कर रहा है कि माहौल खराब ना हो, या फिर मुसलमान कुछ बोले ही ना, ये डर बनाया जा रहा है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, जहाँ शासन ही इस तरीके का हो, प्रशासन शासन के गाइडलाइन में चलता है। जहाँ का शासन ही इस देश के अंदर ऐसा बैठा हो जो हमसे सारे अधिकार हमसे छीनना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से, जो कहते हैं 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड से सालाना आएंगे और मुसलमानों की मदद करने का काम करेंगे हम लोग, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी, इतनी जो है तुम्हें अगर फिक्र मुसलमानों की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आए दिन हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कहाँ चला जाता है इस देश का प्रधानमंत्री? हमारे लोगों को दाढ़ी रखने पर मारा जा रहा है, टोपी रखने पर मारा जा रहा है, हमारी बहनों के हिजाब को उतारने का काम कर रहे हो। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, कि जो महिलाएं अपनी इज्जत को ढकने का काम कर रही हैं, जो महिलाएं अपने वस्त्र पहनकर, अपने नकाब पहनकर अपने जिस्म को ढकने का काम कर रही हैं, वहीं सरकारें हमारी बहनों से हमारे कपड़े उतारने का काम कर रही हैं। वाह, किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की हमदर्दी है हमसे। वक्फ में महिलाओं को जगह देकर तो महिलाओं को मजबूत किया जा रहा है, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है। नहीं, कहा किस तरह से मजबूत करना चाहते हैं आप मजबूत इस तरह से करना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो ये वक्फ बोर्ड का बिल इन्होंने पास करने का काम किया है, ये कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। तो किस तरह से मजबूत करने का काम कर रहे हैं? अगर पूरे देश के अंदर देखो तो तकरीबन 300 जगहें वक्फ बोर्ड की हैं, तो उसमें से 30 पर कब्जा तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो है सेशन कोर्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। तो 30 जगहों पे तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सरकारों को वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप अगर रिजिजू ने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया है, सारे तर्क बताए हैं कि वक्फ को क्यों बदलना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए। तो एक बात तो बताइए, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों की मदद करेंगे, इस वक्फ की बोर्ड की जमीनों पर पता नहीं कितने जो है सिख समाज के लोग, कितने हिंदू समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, और पता नहीं जितनी भी जातियां यहाँ रहती हैं, आधी जगहों पर वक्फ बोर्ड पर जो है वो लोग जो है वहाँ काम करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने किरायों पे ली हुई है। तो आप बात कैसी कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं कि मुसलमान ही वहाँ काम कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, दुकानें हैं, कराड़ प्लेस में बहुत सारी दुकानें, उन पे आधी पे तो सिख बैठे हैं, क्रिश्चियन बैठे हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ काम करने का काम कर रहे हैं। सरकार ये तर्क दे रही है कि वक्फ में बदलाव से थोड़ा सा इधर आ जाए, कि बदलाव से पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय हो पाएगी, भ्रष्टाचार के मामले कम हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले भारत के अंदर से कितने भ्रष्टाचार आप लोगों ने कम किए हैं? आप इस देश का प्रधानमंत्री जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, झूठ बोलने का काम कर रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कहा करता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आने का काम करेगी तो सबको जो है 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया विकास? कहाँ गया पैसा? नोटबंदी करने का काम किया, लोगों को बेरोजगार बना दिया, गरीब और मरता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, जिसकी जुबान से निकला हुआ एक वर्ड एक बहुत वजन रखता है पूरी दुनिया के लिए, वो कहता है कि मेरा तो एक जुमला था, मेरा तो एक झूठा मुहावरा था, मेरा तो एक झूठा जुमला था। तो किस देश की बात कर रहे हैं आप? किस तरह की मानसिकता की बात कर रहे हैं आप लोग? सबके साथ सबके विकास का नारा देते हुए कह रहे हैं कि वक्फ बढ़ेगा, बदलाव होंगे तो मुसलमानों की तरक्की होना तय है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ ये धर्म की राजनीति करना चाहती है, ये किसी की सगी नहीं। अगर हिंदू समाज ये चाहता हो और समझता हो कि ये हिंदुओं की सगी है, ये हिंदुओं की भी सगी नहीं है। ये धार्मिक मामलों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। ये धार्मिक मामलों में पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी धार्मिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि किसी बिल लाना है और इस बिल के माध्यम से जो बदलाव वक्फ बोर्ड में किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है? देखिए, बिल्कुल खोट है। मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसको धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मोहम्मद समीर फुल जोर से मैं इस काले कानून का विरोध करता हूं और मरते दम तक इस काले कानून का विरोध करता रहूंगा। ये देश भाईचारे से चलेगा। ये देश इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश का जो प्यार और प्रेम है,
इस देश का जो भाईचारा है हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। इस देश की सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम मुस्लिम समाज के लोग हम इस देश के भाईचारे को और इस भारतीय संविधान के जितने भी आज़ादियाँ हैं उनको हम किसी को छीनने का काम नहीं करने देंगे। अगर हमारी भारतीय संविधान पर या हमारी धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम किया जाएगा तो सबसे पहले खड़ा होकर के मुसलमान पूरे देश के अंदर रोडों से लेकर के संसद तक उसका विरोध करने का काम करेगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। ठीक है, धन्यवाद। देखिए सर हमारे साथ थे, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान पर हमला है इस तरीके के वक्फ में संशोधन करने को लेकर, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने अपने तर्क देकर बताने की कोशिश कर रहा है कि इस बिल के बाद कितने बदलाव होंगे और कितना उत्थान मुस्लिम समुदाय का होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलग अलग जगह जाकर मुसलमान समुदाय से बात करूं, मुस्लिमों से समझूं कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर राय क्या है। लेकिन आपने देखा कि पुलिस बल तैनात है, सड़कों पर मौजूद है, बात करने नहीं दिया जा रहा। अब ये आप सोचिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि शासन और प्रशासन क्या नए नए बिल लाकर इसी तरीके से जनता की, देश की आवाज़ को खत्म या फिर बंद कर देना चाहते हैं। आपकी राय बताइएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।